यह कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए थाना कॉलेज में रखा गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि जय हिंद अभियान की तरफ से पिछले भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मान मिल सके, लोगों में जागरूकता फैल सके और भारत सरकार से उनके सम्मान को प्राप्त करने के लिए पूरे देश भर में जन समर्थन प्राप्त करके उन्हें सम्मान देने का काम किया जा रहा है। श्री विभूति प्रकाशानंद जी विद्यालय के प्रिंसिपल प्राध्यापक तोमर सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर जो आए हैं उसके लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम थाना कॉलेज में रखा गया है जय हिंद अभियान के माध्यम से, जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे गोपाल भाई, दीपक भाई। ये 2 मिनट के लिए हमारे जो शहीद भगत सिंह हैं, राजगुरु जी हैं, सुखदेव जी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन व्रत रखते हैं। दोस्तों, अब मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, मैसेज होते हैं और अद्भुत, मैं बोलता हूं अद्भुत है, मामूली बात नहीं है। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, जैसा भी हो, लेकिन आप समझिए कि हम किसी क्रांतिकारी के बारे में अगर बुला दें आपको कि 2 लाइन बता के दीजिए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसी क्रांतिकारी के बारे में इतना सारा डिटेल में उनका ब्यौरा देना, वर्णन करना, वो दीपक भाई कर सकते हैं। सो मैं अभी इनवाइट करना चाहता हूं हमारे जय हिंद अभियान के राष्ट्रीय सचिव भाई। क्यों पड़ी यह आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस अभियान की नींव क्यों पड़ी और उसकी आवश्यकता क्यों है, इस बारे में जानकारी प्रत्येक अभियानी भाई को भी होना चाहिए और हमें भी होना चाहिए। तो ये बात शुरू होती ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान में कदम रखा तो सन 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय भारत के सम्राट अकबर थे, बादशाह अकबर, और अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि हमें हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति मिले, परंतु बादशाह अकबर ने उनको मना कर दिया। तो अपनी चापलूसी की नीयत को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने अंततः शाहजहां जी से वो अनुमति प्राप्त कर ली और धीरे धीरे, चूंकि उस समय हिंदुस्तान में रियासतें बहुत थी, आज हम देखते हैं कि 28, 30, 32 राज्य में कन्वर्ट हो गया। पहले 400 से ज्यादा शायद रियासतें थी, जिससे मतलब रियासतें ज्यादा थी तो छोटे राजा, बड़े राजा एक दूसरे को देख के जला करते थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इसका फायदा उठाने में उनको 150 वर्ष लग गए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जहां बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उस समय आज की जो दिल्ली है, उस समय बंगाल वो हस्ती रखता था। तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 से ज्यादा का युद्ध हिंदुस्तान या सिराजुद्दौला कह लीजिए कि हार गया। ये पहला ऐसा किला था जो अंग्रेजों के हाथों में जोरदार तरीके से पड़ा। उसके बाद उनका मन और बढ़ गया। बाद में उन्होंने बक्सर की लड़ाई भी जीत ली, सम्राट शाह आलम को हराया, आलमगीर को हराया, धीरे धीरे नवाब वाजिद। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय लोग विरोध नहीं करते थे। 1857 के पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे इतिहास में जाएंगे तो तिलका मांझी का विद्रोह, चबड़ा पहाड़िया का विद्रोह हुए हैं, लेकिन इतिहास ने उन सभी विद्रोहों को नजरअंदाज कर दिया। हमारे 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ, जिसकी परिणति 31 मई को होनी थी, वो जल्दबाजी में 29 मार्च को हो गई और हमारे शहीद मंगल पांडे जी ने इसकी शुरुआत की और उन्हें शहीद होना पड़ा। उसके बाद 20 से 30 साल तक क्रांति रुक गई। फिर जब सावरकर जी आए 1900 के दशक में, तो उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण स्वराज्य का नारा हिंदुस्तान को दिया और 1857 की क्रांति को, जिसे अंग्रेज से छिटपुट गए,
जैसे दो मंडल लोग आपस में झगड़ा कर लेते थे ना, उस टाइप का अंग्रेजों ने कह दिया कि 1857 में ऐसा झगड़ा हुआ था। पहली बार स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने 1857 के उस समर को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को अंग्रेजों ने बैन कर दिया, और भी दो देश में, इंग्लैंड में भी नहीं आने दिया और भारत में भी नहीं। तो इसके लिए हम सावरकर जी का बहुत बहुत आवन किए, उस समर को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। अब उसके बाद चलते हैं 1900 के बाद, जब योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी का एक केंद्र था हमारा वाराणसी। बनारस में भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल के साथ में अशफाकुल्लाह खान जी, ठाकुर रोशन सिंह, ऐसे यहाँ भी एक दल का नाम था HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हालांकि इसका पहले नाम HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में जब भगत सिंह आया, तब 23 साल के भगत सिंह, 24 साल के सुखदेव और 22 साल के राजगुरु 15 साल की उम्र में होती में बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। वही शहीद भगत सिंह 100 से ज्यादा दिन का उन्होंने उपवास किया। आज अगर कोई 10-20 दिन का एक अनशन कर देना, तो पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से जैसी क्रांति फैलती है, उस समय ऐसी क्रांति नहीं थी। हमारे वो लाडले भाई, हमारे वो लाडले बुजुर्ग 23-23 साल की उम्र में कई दिन, महीने के महीने उपवास करके इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए बलिदान हो गए। गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो पूरे हिंदुस्तान में, अखंड हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड हिंदुस्तान का मतलब उस समय पाकिस्तान, लाहौर, ढाका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान पूरा एक था, और इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित चंद्रशेखर आजाद। आप लोग जानते हैं, आजाद जी का जब हम नाम लेते हैं तो एक ही छवि उभरती है कि मूंछों को ताव देता हुआ एक युवा, और उनकी एक हाथ अपने पिस्टल पर, उनके माउजर नाम था उस पिस्टल का। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आज इस देश के लोगों को कितना पता है? इनके बारे में किताबों में आपको कोई ब्यौरा नहीं मिलेगा। किताबों में हमें ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो लगभग यूजफुल नहीं होती हैं। कुछ तो यूजफुल होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें 90% ऐसे ज्ञान परोसे जाते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है। हमारे बीच भाई सांवरा है। मैं चाहता हूं कि जैसे सांवरे ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी कला से, 16 कलाओं से, वैसे अपने हास्य की कविताओं से भाई सुनील सांवरा आए और आपको हंसा। जिह्वा पे अटक जाए। स्वागत है भाई। बहुत ही अच्छा मंच संचालन पवन भाई कर रहे हैं, और राम भदौर भाई ने तो ऐसा माहौल बना दिया है, तो हर आदमी एकदम जोश में। जिसका 80 ब्लड प्रेशर था, अगर वो नापेगा तो 175 होगा। इस की मतलब गजब हो गया। बच्चा अब रोया है। क्या बात है। उस वक्त उसके बाप की भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। क्या बात है। मैं तो बड़े टेंशन में आ गया यार, मैंने यार, और होना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली हम मुंबई वाले बहुत आदमी सोचने लगे कि मैंने क्या कर लिया ये, लेकिन कुछ नहीं है भाई, वो भी अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, वो भी युद्ध है, वो बहुत बड़ा युद्ध है भाई। एक बोल रहा था भाई मैं तो मर जाऊंगा। मैं बोला क्यों? बोला मुझे कोरोना हो गया। मैं बोला भाग, मैं तो शादी कर ली। कुछ लोगों को देर से समझ आ रहा है, इसलिए भी तालियां बजाएंगे। मैंने कहा तुमको काढ़ा और पी के बच भी सकता है। भागवत गीता में लिखा था जो कर्म करेगा फल भी वही भुगतेगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। पर यहाँ कर्म किसी और ने किए, भुगत कोई और रहा है। क्या बात है, जोर रहा है। ये सारा भी सब नहीं देख रहे हैं। कभी को देखिए भाई, कभी को। ज्यादा लोड टेंशन वाली बात नहीं, सभी समझदार लोग बैठे हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, राम ने बहुत अच्छा पढ़ा, अमित भी पढ़ेगा। क्या होता है ना साहब, एकदम कभी कभी बहुत टेम्परेरी जोश आ जाता है, और वो भी जरूरी है, बने रहना चाहिए। मैं 2 पंक्तियां शहीद दिवस पर पढ़ता हूँ, फिर अपनी औकात पे आता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। एक बार सुनील जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। पेड़ गिर गए, फिर भी एक दिया जल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिए में किस बात का जुनून था।
पास जाकर देखा तो उस दिए में तेल की जगह शहीद का खून था। क्या बात है, क्या बात है। शहीदों में खून से हमारे दिए जलते रहे, कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा लोड और टेंशन वाली बात नहीं है। आपने तो एकदम टेंशन में ला दिया यार। ये क्या होता ना, ये तो अभी कितना भयंकर वीर रस में रहता है। केशव सिंह यहाँ बैठे हैं, केशव सिंह मिश्र जी प्रणाम कर रहा हूँ। पवन सुन रहा है, हमेशा वीर रस में, भयंकर वीर रस में रहता है। नॉर्मल बात करता है कि पिछले दिनों मुझसे टकरा गया, वीर रस में शुरू हो गया कि मैं अपनी पत्नी से कभी डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी भी शादी करूंगा नहीं। मैं नदी की तेज जलधार में कभी डूबूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी भी उसमें कूदूंगा नहीं। और मैं डर गया, मैं सोचा वीर रस। पिछले दिन हमारे मोहल्ले में एक आदमी की मौत हो गई, सारे लोग रो रहे थे, मैं भी रो रहा। वो आगे बोला क्या हो गया, मैंने कहा आदमी मर गया। अब वो वीर रस का कभी मानने को तैयार नहीं कि मर गया। उसका हाथ पकड़कर शुरू हो गया कि ये मर नहीं है, ये अनंतकालीन चिन्ह की तरह में सो गया है, और मंदिर में उतारे हुए मेरे चप्पलों की भांति इसका प्राण भी कहीं खो गया। क्या बात है, क्या बात है। इस पार्थिव शरीर की पूजा करो, अर्चना करो, इसे मत उठाइए, मत चढ़ाइए, और इसके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका बाप बोला बेटा तुम देर में तो यहाँ पड़ा रहेगा। तो निकल यहाँ से, निकल गया। तो होता है कभी कभी, लेकिन इसका वीर रस सही था, सही समय पर बजनी चाहिए राम के लिए। क्या बात है, बहुत सब अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी देखो यूपी में चुनाव हुआ, लोगों ने मंथन किया, कांग्रेस पार्टी ने मंथन किया कि हम लोग क्यों हार रहे हैं। कुछ लोगों ने मंथन किया, इस मंथन से काम नहीं चलेगा, अपन गोवा चलते हैं, 500 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, एक हफ्ते चिंतन मनन करेंगे, फिर रिजल्ट लाएंगे कि क्यों हारे। जैसे ही मुझे पता चला कि लोग 500 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले, मैं पहुंच गया। मैंने कहा मुझे 50,000 दो, मैं तुरंत बताता हूँ क्यों हारे। तुरंत बता दिया क्यों हारे। बोले क्यों हारे, मैं बोले यार सिंपल सी बात, तुम चुनाव इसलिए हारे कि तुमको लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके लिए इतना मंथन करने की क्या जरूरत है। तो ज्यादा लोड और टेंशन वाली बात नहीं होती है। 2 लाइन में समझना, मजा लेना। अखिलेश भैया को वैसे ही सपोर्ट किया जाटों ने, जैसे ही क्रोंक कर रहे हैं, जैसे ही क्रोंक कर रहे हैं नाटो ने। पहले बंदूकें भेज दी, बाद में भेजी गोली है। जब जेलेंस्की ने कारण पूछा तो बोले बुरा न मानो। वो बिना वीजा के हमारे यहाँ घुसते थे, अब हमने बिना वीजा के घुसा दी मिसाइल है। जब बाजवा ने कारण पूछा तो राजनाथ सिंह बोले बुरा न मानो, ये अपनी स्टाइल। क्या बात, अपने तरीके से निपटाते हैं, ज्यादा लोड और टेंशन लेना ही नहीं। एक मेरा दोस्त बोला यार वो चाइना वाले हमें एलएसी पे आंख उठा के देख रहे हैं। आंख उठा के देख रहे हैं, अबे वो आंख खोल के तो हमें पूरा देख नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अगर जरा तालियां बजाइए, समझ में आता है। कभी को भी समझ में आना चाहिए, आप भी समझदार हैं। आंख उठा के देख रहे हैं। अबे इन चाइना वालों की आंखें जितनी जागते समय खुली रहती हैं, उतनी तो हम इंडियन की सोते समय खुली रहती है। एक मेरा दोस्त है, वो जब भी सोता ना तो एक आंखें बंद करता और एक आंख खुली रखता। मैंने कहा एक आंख खुली क्यों रखता है? बोले 7 भैया 7 बजे ऑफिस जाना रहता है, हमको डर लगा रहता कहीं 6 ना बज जाए। ऐसे ऐसे हम लोग दिमाग से काम लेने वाले लोड ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, आराम से चलो, कुछ नहीं होने वाला है। एक बोला यार वो सुना हमारे पर पाकिस्तान परमाणु बम डाल देगा। मैं बोला भाग, हम होशियार लोग हैं, हमने 50-60 देशों से कर्जा ले रखा है, वो सारे देशों में बचाने आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। पहले ही इन्वेस्टमेंट करवा रखा है, लोड लेना ही नहीं है।
अभी जापान से हम लोगों ने 50 लाख करोड़ का अपने देश में इन्वेस्टमेंट करवाया, बगले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 250 रुपए की गीता दी। अब 50 साल के बाद जब वो फाइल पलटेंगे तो प्रथम पृष्ठ में लिखा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? तुम्हारा क्या था जो खो गया? जो कल तुम्हारा था आज किसी और का है, परसों किसी और का होगा। अरे भाई वाह, तालियां बजाइए, ढंग से बजाइए भाई। लोग टेंशन लेना ही नहीं है। लोग बिना मतलब का टेंशन लेते हैं। मेरा एक दोस्त हमेशा टेंशन में, तू इतने टेंशन में क्यों रहता है? बोले सुनील भाई पता चला एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं बोला हाँ, सारे लोग मर जाएंगे। मैं बोला हाँ। मैं बोला तुझे लेकिन किस बात का टेंशन है? बोला नहीं, जो लास्ट में मरेगा उसे शमशान कौन ले जाएगा? बोला लास्ट में तू ही मरेगा। तो बिना मतलब का टेंशन लेना नहीं है, आराम से। बच्चे भी आजकल कितने खतरनाक, आजकल तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, सीधा बाप पैदा हो रहे हैं। कितने खतरनाक बच्चे, उनसे कोई सवाल पूछो, दूसरा सवाल उनसे पूछते हैं। एक बच्चे के सर बोले बेटे बताओ, इस अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसे आता है? लड़का टैलेंटेड, संग्राम फाउंडेशन का। बोला ये सब बताओ, अंडे में घुसता कैसे है? कितने खतरनाक बच्चे। एक सर मोमबत्ती जला के आए, साइंस वाले। बोले बेटे बताओ इसमें प्रकाश कहां से आया? लड़का टैलेंटेड, उसने जोर से फूंका, मोमबत्ती बुझ गई। लड़का बोला प्रकाश गया कहां? बच्चों से कोई जीत नहीं सकता। एक बच्चे को मैं बोल रहा था बेटा गाय का दूध पिया करो, गाय का दूध पीने से दिमाग एकदम तेज होता है, ब्राइट होता है। मेरा दिमाग मत छाटो, गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है तो बच्चा प्रिंसिपल होता। ऐसे बच्चे। मैं यूपी के जिस स्कूल में पढ़ता था पवन, वहां कोई भी बच्चा फेल नहीं होता था। इसलिए नहीं कि बच्चे बड़े टैलेंटेड थे, मास्टर को फेल किस में नहीं आता। हम लोग वहां की बड़ी तुम लगा था इसी घर है, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या है ना, हमको अपनी किस्मत के बारे में पता होता है कि हम क्या होगा हमारे साथ। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली जा रहा था, मेरी विंडो सीट थी।